नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को विद्युत धारा वाले चैप्टर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से यह जानिएगा कि आमीटर और वोल्ट मीटर के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है। मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से आमीटर और वोल्ट मीटर के बीच का जो अंतर है उसे बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, चाहे आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे हो या आप इंटर का तैयारी कर रहे हो, आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह टॉपिक कई बार बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में पूछ चुका है। ऐसा नहीं कि आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं तभी आप इसे समझिएगा। अगर आप इंटर का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी दोस्तों नहीं छोड़िएगा, अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को 10 क्लास में भी पढ़ना होता है और जो क्लास 12th है उसमें भी पढ़ना होता है। इसलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये जानना आवश्यक है कि आमीटर और वोल्ट मीटर के बीच का जो अंतर है वो क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहला नंबर का जो अंतर है उसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आमीटर और वोल्ट मीटर के बीच के अंतर को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आमीटर क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर क्या कहलाता है। अगर दोस्तों आपने विद्युत धारा वाले चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया होगा, विद्युत धारा वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें दोस्तों आप लोगों ने ये जाना होगा कि आमीटर क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर क्या कहलाता है। आमीटर को किस क्रम में विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को किस क्रम में विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। इन दोनों का संकेत क्या होता है और ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये सारा जानकारी आप लोगों ने उसमें जाना होगा। अगर दोस्तों ये जानकारियां आप लोगों के पास होती है तो आप लोग बहुत ही आसान भाषा में इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। अगर पता है तब तो ठीक है, जिनको पता नहीं है आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें आमीटर और वोल्ट मीटर का, तो दोस्तों ये दोनों के दोनों ही युक्ति हैं। क्या है? युक्ति। युक्ति कहने का मतलब एक यंत्र है, ठीक है। आमीटर और वोल्ट मीटर ये दोनों के दोनों ही एक युक्ति है। बस कार्य के आधार पर इन दोनों के जो गुण होते हैं वो दोस्तों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गुण अलग होने के कारण ही हम लोग आमीटर को अलग श्रेणी में रखते हैं और वोल्ट मीटर को अलग श्रेणी में रखते हैं, और श्रेणी अलग हो जाने के कारण ही हम लोग यहाँ पर आमीटर और वोल्ट मीटर के बीच का जो अंतर है, जो भेद है, उसे समझेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आमीटर है वो क्या करता है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के माप को प्रदर्शित करता है। बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो आमीटर होता है वो क्या करता है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के माप को प्रदर्शित करता है। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उस यंत्र को आमीटर कहा जाता है। आमीटर ही वह यंत्र होता है जो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के माप को प्रदर्शित करता है, अर्थात उसका मापन करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर वोल्ट मीटर का, तो दोस्तों वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने का अगर कोई कार्य करता है तो वो करता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के कारण ही दोस्तों किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का जो मापन है वो संभव हो पाता है। तो आपने यहाँ पर जान लिया कि आमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है। आमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापता है और वोल्ट मीटर
परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। आमीटर का काम है धारा को मापना और वोल्ट मीटर का काम है विभवांतर को मापना। अब यहां पर दोस्तों हम लोग 2 नंबर के अंतर पर चलने का प्रयास करते हैं। आपका जो पहला अंतर है वो दोस्तों हो गया, ठीक है। पहला अंतर इनके परिभाषा के आधार पर ही स्पष्ट हो गया, आप लोग यहां पर स्वयं से देख सकते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों बोला गया है आमीटर का उपयोग परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए किया जाता है। वही तो चीज़ है इसमें, जो मैंने आप लोगों को बताया वही चीज़ इसमें लिखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर वोल्ट मीटर का, तो दोस्तों वोल्ट मीटर में लिखा गया है पहले अंतर में, वोल्ट मीटर का उपयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या करने के लिए, 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो इस आधार पर हम लोग पहला जो अंतर है उसे स्पष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे अंतर का, ठीक है। दूसरा अंतर हम किस आधार पर स्पष्ट करेंगे उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों देखिए जो आमीटर होता है वो विद्युत धारा को मापता है, इतना तो आप कन्फर्म है, इतना आप कन्फर्म है कि आमीटर विद्युत धारा को मापता है और वोल्ट मीटर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। तो दोस्तों यदि हम आपसे पूछें कि आमीटर को परिपथ में किस क्रम में रखा जाता है, तो हम अगर आपसे कहें कि आमीटर को परिपथ में किस क्रम में रखा जाता है तो आपका जवाब क्या होगा। क्रम का मतलब क्या हुआ, क्रम का मतलब हुआ व्यवस्था। व्यवस्था यानी कि इसको हम किस आधार पर यानी कि कैसा क्रम में रखें ताकि परिपथ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, परिपथ में कोई भी भंग उत्पन्न ना हो, ठीक है। दोस्तों देखिए जो आमीटर होता है वो विद्युत धारा को मापता है। तो दोस्तों जब धारा को मापता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आमीटर को धारा के मार्ग में ही रखना होगा। आमीटर को कहाँ मापना होगा, कहाँ रखना होगा, तो दोस्तों धारा के मार्ग में ही रखना होगा। जिस मार्ग से, जिस रास्ते से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसी रास्ते में आमीटर को रखना होगा। उसका जो स्थान होगा वो वही होगा जिस मार्ग से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो दोस्तों विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो दोस्तों एक सरल रेखा में होता है, एक दिशीय होता है। तो दोस्तों एक दिशीय कहने का मतलब, एक दिशीय कहने का मतलब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम यानी कि एक सीरीज में, एक कतार में। तो दोस्तों जब विद्युत धारा का प्रवाह एक कतार में होता है और हम जब उसी कतार में आमीटर को संयुक्त कर देते हैं, आमीटर को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमारा आमीटर उस परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। क्रम 2 प्रकार के होते हैं ना, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। ज़्यादा से ज़्यादा 3 होते हैं, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समानांतर क्रम और तीसरा मिश्रित क्रम। दोस्तों मिश्रित क्रम श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का ही एक दोस्तों समुच्चय होता है, एक दोस्तों समूह होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें मुख्य रूप से, अगर हम यहाँ पर क्रम का, तो दोस्तों क्रम जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, जिनमें से पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समानांतर क्रम। तो आप लोगों ने समझ लिया कि आमीटर को किसी परिपथ में हमेशा और हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयुक्त किया जाता है। अगर हम बात करें यहां पर वोल्ट मीटर का, तो दोस्तों वोल्ट मीटर जस्ट आमीटर का ऑपोजिट होता है। वोल्ट मीटर जस्ट आमीटर का ऑपोजिट होता है। दोस्तों श्रेणी क्रम का उल्टा क्या होता है, श्रेणी क्रम का उल्टा होता है समानांतर क्रम। और मैंने आप लोगों को बताया कि वोल्ट मीटर जस्ट आमीटर का उल्टा होता है। अगर आमीटर को संयोजित किया गया है श्रेणी क्रम में, तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि वोल्ट मीटर को संयोजित किया जाएगा समानांतर क्रम में। किस क्रम में, तो समानांतर क्रम में। आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा क्रम था श्रेणी क्रम वाला, यानी कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में कि समानांतर क्रम में, तो दोस्तों आप लोग इसको ऐसे समझ कर रखिएगा, ठीक है। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाए कि आमीटर का कौन सा क्रम था भाई, श्रेणी क्रम था कि समानांतर क्रम था, कोई तो एक क्रम पहले चुनना होगा आपको, ठीक है। आपने आमीटर लिया है तो उसके लिए आप लोगों को इन दोनों में
में से कोई भी एक क्रम पहले आप लोगों को चुनना होगा। अगर आप श्रेणी क्रम चुनते हैं तो दोस्तों वोल्ट मीटर स्वयं ही समानांतर क्रम में हो जाएगा। अगर आप समानांतर क्रम चुनते हैं तो आपका जो वोल्ट मीटर होगा वो स्वयं ही श्रेणी क्रम में हो जाएगा। लेकिन यहां पर बिल्कुल भी गलती नहीं चुनना है। याद रखना है कि हमारा जो अमीटर होता है वो विद्युत परिपथ में हमेशा और हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयुक्त रहता है। और जब आप लोगों का अमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयुक्त रहता है तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आपका वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में संयुक्त रहेगा। तो कैसे समझेंगे, समझिएगा। देखिए, जो अमीटर होता है वो विद्युत धारा को मापता है, इतना आप कंफर्म है। जो वोल्ट मीटर होता है वो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, इतना आप कंफर्म हो गए हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जब अमीटर को धारा की दिशा में रखा गया है, जब अमीटर को धारा की दिशा में रखा गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि अमीटर का कहीं ना कहीं जो प्रतिरोध होगा वो दोस्तों कम होगा। अमीटर का कहीं ना कहीं जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, वो दोस्तों कम होगा। अगर अमीटर का प्रतिरोध कम नहीं होगा तो फिर अमीटर से होकर धारा जो प्रवाहित हो रही है उसमें दोस्तों परिवर्तन हो सकता है, यानी उसके मान में दोस्तों घटाव आ सकता है, उसके मान में कमी आ सकती है। अमीटर बिल्कुल भी धारा के मान में कोई भी परिवर्तन लाने नहीं देता। अगर दोस्तों धारा के मान में कोई भी अगर परिवर्तन आ जाता है तो फिर जो अमीटर होगा वो बिल्कुल भी धारा के माप को अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। अगर अमीटर का प्रतिरोध उच्च हो जाएगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो धारा होता है वो दोस्तों प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। धारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा। आप लोग ये जानते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर धारा को मापना है, अगर धारा के माप को सही रूप से अगर प्रदर्शित करना है तो इसका मतलब यह है कि अमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए या फिर नगण्य होना चाहिए, ना कि बराबर होना चाहिए। तो आप यहां पर समझ सकते हैं दोस्तों कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, वो दोस्तों कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि अमीटर को धारा के दिशा में रखा जाता है। धारा के दिशा में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अमीटर धारा को ही मापता है। जब अमीटर से होकर धारा बाहर निकलेगी, जब अमीटर से होकर धारा का प्रवाह होगा तभी ना अमीटर माप सकता है कि जो धारा का प्रवाह हो रहा है परिपथ में वो कितने माप से हो रहा है, कितने एम्पियर से हो रहा है। तो दोस्तों आपने यहां पर अच्छे से जान लिया, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। बात करते हैं यहां पर दोस्तों वोल्ट मीटर में, ठीक है। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि वोल्ट मीटर को हमेशा और हमेशा समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर दोस्तों दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, ठीक है। विभवांतर यानी कि आप शब्द से ही आप दोस्तों समझ सकते हैं कि विभवांतर यानी कि विभवों के बीच का अंतर, विभवों के बीच के जो अंतर होता है उसी को दोस्तों विभवांतर कहा जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए जो आप युक्ति ले रहे हैं उस युक्ति का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। उस युक्ति का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, उस युक्ति का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और साथ ही वह युक्ति समानांतर क्रम में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपका जो परिपथ होगा, वो जो आपका परिपथ है ना, परिपथ वो दोस्तों समानांतर क्रम में भी हो सकता है, ठीक है। परिपथ में जो तार संयुक्त रहेंगे, जो प्रतिरोध संयुक्त रहेंगे वो समानांतर क्रम में भी संयुक्त रह सकते हैं। और सबका दोस्तों, ठीक है, सबका जो मतलब माप है विभवांतर का वो मापना रहता है। तो इसके लिए विभवांतर को किस क्रम में रखा जाता है, तो दोस्तों समानांतर क्रम में रखा जाता है ताकि विभवांतर पर कोई भी मतलब उसमें दोस्तों उसके मान में कोई परिवर्तन ना आए, यानी कि उसके मान में कोई भी उतार चढ़ाव ना आए। विभवांतर का जो माप होता है उसमें दोस्तों बिल्कुल भी कोई त्रुटि ना हो। त्रुटि ना होने के कारण ही जो वोल्ट मीटर होता है उसे दोस्तों समानांतर क्रम में रखा जाता है, ठीक है। आपने अच्छे से जान लिया। तो यहां पर जो आपका 2 नंबर का, यहां पर 2 नंबर का जो अंतर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहां पर देख सकते हैं बोला गया है यह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यह विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है।
बात करते हैं दोस्तों आगे। 3 नंबर सवाल में देख सकते हैं, यहाँ पर सवाल नहीं है, 3 नंबर वाला जो विशेषता है उसमें आप देख सकते हैं बोला गया है इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, जो एमीटर होते हैं उनका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। जिस यंत्र यानी कि जिस एमीटर यंत्र का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है यानी कि शून्य होता है, उसे आदर्श एमीटर कहा जाता है। जिस एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम या शून्य होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे आदर्श एमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए कि एक एमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। एक एमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए, तभी एमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान को अच्छे से प्रदर्शित कर सकेगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रतिरोध अधिक इसलिए होता है दोस्तों ताकि जो विभवांतर है वो बिल्कुल भी दोस्त विभवांतर नहीं, जो दोस्तों आपका वोल्ट मीटर है उसके मान में कोई परिवर्तन ना आए। वोल्ट मीटर जो भी माप प्रदर्शित करेगा उसमें कोई त्रुटि ना हो। किसके लिए? तो विभवांतर के लिए। यहाँ पर चलते हैं आगे। इसमें देख सकते हैं बोला गया है यदि एक धारामापी की कुंडली के समानांतर क्रम में एक नगण्य प्रतिरोध का तार लगा दें। यहाँ पर कहा गया है धारामापी का मतलब होता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर। आप लोग जानते होंगे गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, जिसका संकेत होता है कैपिटल G। ठीक है, यदि एक धारामापी की कुंडली के समानांतर क्रम में एक नगण्य प्रतिरोध का तार लगा दें तो वह तार क्या बन जाता है? वह तार एमीटर बन जाता है। ठीक है, अगर आप लोग गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समानांतर क्रम में एक नगण्य प्रतिरोध का तार, नगण्य कहने का मतलब उसका प्रतिरोध बहुत ही कम हो। ठीक है, नगण्य प्रतिरोध का अगर आप लोग तार लगा दीजिएगा तो वो तार किसका काम करेगा? तो दोस्तों वो तार एमीटर का काम करेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर बन जाता है। ठीक है, इसी आधार पर अगर हम यहाँ पर देखें वोल्ट मीटर में, तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है यदि एक धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में, यहाँ पर है समानांतर क्रम में और यहाँ पर है श्रेणी क्रम में, देखिएगा यहाँ पर दोस्तों उल्टा है जस्ट भाई। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है समानांतर क्रम में और यहाँ पर आ गया इसका जस्ट उल्टा श्रेणी क्रम में। सारा चीज वही लिखना है आप लोगों को। यदि एक धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यदि एक धारामापी कुंडली के समानांतर क्रम में एक नगण्य प्रतिरोध का, प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों कम होना चाहिए। आप जानते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध हमेशा और हमेशा कम ही होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध यहाँ पर दोस्तों कम हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि वोल्ट मीटर में जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा। वोल्ट मीटर में जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? वो दोस्तों बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है यदि एक धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध कम है तो इसमें प्रतिरोध उच्च हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है और जो एमीटर होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दे, वही शंट जोड़ दे तो वह वोल्ट मीटर बन जाता है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया जब एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाएगा यानी कि ना के बराबर यानी कि शून्य हो जाएगा तो उस एमीटर को आदर्श एमीटर माना जाएगा। जब एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम या ना के बराबर हो जाएगा तो उस एमीटर को क्या माना जाएगा? उस एमीटर को आदर्श एमीटर माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों वोल्ट मीटर का, तो दोस्तों वोल्ट मीटर का जो वोल्ट मीटर आदर्श होगा, जो वोल्ट मीटर आदर्श होगा उसका प्रतिरोध कैसा होगा? उसका प्रतिरोध अनंत होगा। शून्य का उल्टा क्या होता है? शून्य का उल्टा होता है अनंत। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए शून्य लिखा है ना जी, तो इसका मतलब यह हुआ कि शून्य के नीचे एक है। शून्य लिखा है ना, तो शून्य के नीचे क्या है? शून्य के नीचे एक है। अगर हम इसे पलट दें तो दोस्तों हो जाएगा क्या? तो 1/0। अगर आप लोग दोस्तों 0 को 1 में भाग दीजिएगा, ठीक है, अगर आप 0 से 1 में भाग दीजिएगा तो मान क्या आएगा? आप ही लोग बताइए। जब आप लोग 0 से 1 में भाग दीजिएगा तो मान दोस्तों इन्फिनिटी में ना आएगा, अनंत ना आएगा। तो ऐसे भी आप समझ कर लिख सकते हो जी,
बिल्कुल भी आपका गलत नहीं हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल भी आप भूल ही नहीं सकते हो, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर तो आपको पता चलिए गया जो आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध शून्य होता है। अब आपको यह देखना है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है भैया। तो बहुत सिंपल भैया, शून्य का उल्टा क्या होगा, शून्य का उल्टा होगा अनंत। तो लिख दीजिएगा एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो यहां पर 5 नंबर का जो अंतर है वो भी स्पष्ट हो गया। कैसे होता है मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता दिया है, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल भी दोस्तों फिजिक्स के माध्यम से नहीं। फिजिक्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, और वोल्ट मीटर का जो आदर्श वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध अनंत क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज बात एक है क्यों होता है या क्यों नहीं होना चाहिए। और जब एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत क्यों होना है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च क्यों, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत क्यों होता है, ठीक है। या और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च क्यों हो, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च क्यों होता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं आगे। दोस्तों आमीटर का संकेत क्या होता है बताइए तो। आमीटर का संकेत क्या होता है, आमीटर यानी कि अंग्रेजी में अगर हम आमीटर को लिखें तो दोस्तों अंग्रेजी में आमीटर सबसे पहले ए से लिखाएगा, यानी कि आमीटर का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, वो दोस्तों ए होगा। वोल्ट मीटर का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों भी, ठीक है। देखिए एम्पियर का संकेत क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है ना। एम्पियर का संकेत क्या होता है, एम्पियर का संकेत ए होता है। वोल्ट का संकेत क्या होता है, वोल्ट का संकेत भी होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर वोल्ट मीटर के लिए ले लेंगे भी और आमीटर के लिए ले लेंगे ए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आमीटर का जो पैमाना होता है वो एम्पियर में अंकित रहता है, यानी कि इसका संकेत ए रहता है, और वोल्ट मीटर का पैमाना उसका मापन जो जिसमें मापा जाता है वो दोस्तों भी में अंकित रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलते हैं 7 नंबर में। इसमें दोस्तों कहा गया है एक आमीटर का, यहाँ पर देख सकते हैं का नहीं की है, एक आमीटर की परास बढ़ाने के लिए, एक आमीटर की परास यानी कि रेंज, ठीक है। एक आमीटर की परास बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध घटाना होगा। बहुत इजी है जी, ठीक है। एक आमीटर की परास बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध घटाना होगा, मतलब आमीटर को अच्छे तरीके से विद्युत धारा के मापन को प्रदर्शित करने के लिए आमीटर को क्या करना पड़ेगा, आमीटर के प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं। अगर आमीटर का परास बढ़ाना है, यानी कि आमीटर द्वारा अगर परिपथ के विद्युत धारा के माप को अच्छे से प्रदर्शित करवाना है तो इसके लिए आमीटर के प्रतिरोध को कम करना ही होगा। आमीटर का प्रतिरोध कम हो जाएगा, उसका प्रतिरोध घट जाएगा, तो दोस्तों उसका परास क्या होगा, बढ़ जाएगा, रेंज बढ़ जाएगा, परास बढ़ जाएगा। तो दोस्तों उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होगा उसका मापन भी अच्छे से होने लगेगा। जस्ट इसी का उल्टा है किसमें, तो वोल्ट मीटर में। आप लोग यहां पर देख सकते हैं वोल्ट मीटर में कहा गया है एक वोल्ट मीटर की परास बढ़ाने के लिए, एक वोल्ट मीटर की परास यानी कि रेंज बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध बढ़ाना होगा। आमीटर दोस्तों बिल्कुल भी प्रतिरोध का भूखा नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें वोल्ट मीटर का तो वोल्ट मीटर दोस्तों प्रतिरोध का भूखा होता है। इसको जितना ज्यादा दोस्तों प्रतिरोध दीजिएगा वो उतना ही अच्छा से काम करेगा। आमीटर का प्रतिरोध जितना ही कम दीजिएगा वो उतना ही अच्छा से काम करेगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर प्रतिरोध घटाना पड़ेगा। किस चीज के लिए, तो परास
परास बढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर भी परास बढ़ाने के लिए और यहाँ पर भी परास बढ़ाने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए, ना कि च्यवनप्राश बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर आगे। 8 नंबर में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है, जो कि लास्ट है आप लोगों का, इसमें कहा गया है कम परास वाले, कम परास यानी कि कम रेंज वाले, ठीक है, कम परास वाले आमीटर का प्रतिरोध उच्च परास वाले आमीटर की अपेक्षा अधिक होता है। समझना, देखिए कम परास वाले आमीटर का प्रतिरोध दोस्तों, अगर आमीटर का परास कम रहेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अगर आमीटर का परास कम रहेगा तो इसका मतलब यही ना हुआ कि उसका प्रतिरोध कैसा रहेगा, उसका प्रतिरोध उच्च रहेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यही ना बोला गया है। एक आमीटर का परास बढ़ाने के लिए, एक आमीटर का परास बढ़ाने के लिए उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उसका प्रतिरोध दोस्तों कम होना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आमीटर का परास ही अगर कम रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आमीटर का जो प्रतिरोध है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस आधार पर लिख सकते हैं कम परास वाले आमीटर का प्रतिरोध उच्च परास वाले आमीटर की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि उच्च परास वाले आमीटर का प्रतिरोध कम परास वाले आमीटर के प्रतिरोध से कम होता है। समझ गए हैं। आगे चलते हैं, इसमें जस्ट इसी का उल्टा है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कम परास वाले आमीटर, तो इसका उल्टा वोल्ट मीटर, कम परास वाले वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आमीटर का प्रतिरोध है ना जी, यहाँ तक सेम है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं कम परास वाले आमीटर का प्रतिरोध, कम परास वाले वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च परास वाले, यहाँ पर भी है उच्च परास वाले आमीटर की अपेक्षा, तो आप लिखिएगा उच्च परास वाले वोल्ट मीटर की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर सुधारा नहीं है, ठीक है, पीडीएफ में मैंने गलती कर दिया है, सुधारा नहीं है। आप लोग यहाँ पर कम लिख दीजिएगा दोस्तों, हमसे गलती हो चुका है, ठीक है। हमने बिल्कुल भी दोस्तों हो सकता है ध्यान ना दिया होगा पीडीएफ बनाने में, तो आप लोग यहाँ पर कम लिख दीजिएगा, बिल्कुल भी यहाँ पर अधिक नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखा गया है, कम होगा, ठीक है। यहाँ पर परास बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रतिरोध भी बढ़ाना होगा, उच्च परास वाले वोल्ट मीटर की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आमीटर और वोल्ट मीटर के बीच का जो अंतर है उसे समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल भी आप लोग सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।